वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ शाहिद अफराज खान और देखिए मैं कोशिश रहती है कि दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों से बात की जाए और वतन अज़ीज़ के वक़्त अहम पेशरफ़्त होती है उस पर बात की जाए। साथ-साथ समाजी तरक्की के जो मुख्तलिफ पहलू उस मुतल्लिक भी बात की जाए और आज हमारे साथ हैं मेहमान जनाब रिज़वान अब्बासी साहब। आप टेलीगार्ड हैं, टीचर हैं, आर्मी रवैया के। रिज़वान साहब सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ़ियात से कुछ वक़्त हमारे लिए निकाला। बहुत शुक्रिया आपने मदद किया। रिज़वान साहब एक बड़ा अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा चूँकि आप चीन में मुक़ीम हैं और चीन के बारे में कहा जाता है कि ये एक तरक्की-पज़ीर मुल्क है और तरक्की-पज़ीर मुल्क की हैसियत से चीन ने हालिया बरसों में बेमिसाल तरक्की की है और आज तरक्की करते-करते ये मुल्क जो है जिसकी पाकिस्तान के साथ दोस्ती भी मिसाली है, हिमालय से बुलंद है, शहद से मीठी है, समंदर से गहरी है। ये मुल्क आज दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन चुका है और आप इससे यकीनन इत्तेफ़ाक करेंगे कि जो तरक्की के सम्राट थे या तरक्की की जो बात की जाती थी आज से हालिया चंद बरस कबल जो है, वो तरक्की याफ़्ता ममालिक तक ही ये तरक्याती सम्राट महदूद होते थे। लेकिन चीन ने जो है दुनिया को एक ये नया ज़ाविया दिया और यकीनी तौर पर ये भी कहना चाहूँगा कि ज़ाहिर है एक तरक्की-पज़ीर मुल्क की हैसियत से चीन ने तरक्की की है, तो ये साथ पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं, उनके लिए भी एक मिसाल है। तो सबसे पहले आप चीन के मुख्तलिफ सूबों में गए, मुख्तलिफ इलाकों के आपने मतवातर दौरे किए, तो चीन की तरक्की को अगर आप मुख्तसर अल्फाज में समझाना चाहें, एक तरक्की-पज़ीर मुल्क की हैसियत से, तो क्या सीखने का पहलू है हमारे लिए? शाह साहब बड़ा बुनियादी आपने सवाल किया। सबसे पहले तो ये है कि वेस्ट की अगर बात की जाए तो उनकी जो तरक्की है मुख्तलिफ ममालिक की वो 150 से 200 सालों पर मुहीत उनकी जो सनअती तरक्की है उसका नतीजा है। अब चीन की बात आपने की है और चीन को पाकिस्तान से अगर मुमासलत की जाए या फिर हमारे लिए सीखने का इसमें क्या है? चीन हमसे 2 साल बाद बनता है जी। 47 में पाकिस्तान बना, 49 में चीन बना और फिर हम देखते हैं कि इन 74-75 सालों में चीन ने न सिर्फ़ अपने आप को दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत 18 ट्रिलियन डॉलर्स की जो बड़ी मईशत है, जीडीपी आप इसका हुजम देख लें, फिर इसके जो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स देख लें, फिर इसका जो तिजारती जितना भी रवाबित हैं पूरी दुनिया के साथ वो देख लें, फिर चीन जो है वो अपना एक फ्लाई स्टेशन अलग से अकेला चीन जो है, अकेला मुल्क है, वो बना लेता है। फिर इसके बैदू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की बात करें और मुख्तलिफ जितने भी एवेन्यूज़ हैं, ज़िंदगी के हर शोबे में उसमें चीन आपको पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे हमें नज़र आता है। अच्छा, इसमें मुख्तसरन अगर जामे तौर पे बात की जाए तो सबसे पहले ये कि हम कह सकते हैं कि इनकी लीडरशिप की जो अच्छी पॉलिसीज़ हैं और पॉलिसीज़ का तसलसल है, वो हमें दिखाई देता है। फिर ये कि एक जो कौम है उसने मुसलसल मेहनत की है 70-75 साल और मुसलसल मेहनत के नतीजे में और एक लीडरशिप के एक बेहतर विज़न के नतीजे में ये सारे जो सम्राट हैं वो हमारे सामने आते हैं। पाकिस्तान के लिए इसमें सीखने का पहलू ये है कि अगर मेहनत की जाए, अगर अच्छी पॉलिसीज़ अपनाई जाएँ, तो कोई वजह नहीं है कि 4-5 तिहाइयों में आप उस मकाम को ना पहुँच सकें, जहाँ पे चीन पहुँचा है। सही। अच्छा एक और दिलचस्प बात रिज़वान अब्बासी साहब की अभी हाल ही में सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी ने बतौर सदर मुमलिकत चीनी मीडिया को इंटरव्यू दिया और ये उनका पहला किसी भी जो बैरूनी मीडिया था, वो पहला इंटरव्यू था। ये बात बहुत दिलचस्प रिज़वान साहब क्योंकि आपने पॉलिसियों के तसलसल की बात की, तो सदर ज़रदारी साहब चीन का 9 मर्तबा दौरा कर चुके हैं, अपने जो उनकी पिछली मुद्दत सदारत थी। और इस इंटरव्यू में भी उन्होंने ख़ास तौर पर ये हवाला दिया चीनी सदर शी जिनपिंग का कि मैं उनका मद्दाह हूँ और जो मुझे अच्छी बात लगती है, वो पॉलिसियों का तसलसल है, जिसको चीनी सदर शी जिनपिंग लेकर चल रहे हैं। अब अगर मैं इसको जोड़ूँ पाकिस्तान से क्योंकि आपने वजह फरमाया कि चीन की तरक्की में एक बुनियादी पहलू जो है वो मुआशी पॉलिसियों का भी है और पाकिस्तान के तनाज़ुर में सीपैक हमारे पास एक उम्दा मिसाल मौजूद है, जो मतलब आप कह सकते हैं कि चीन से अगर हमने फ़ायदा उठाना है या चीन से सीखना है, तो सीपैक की सूरत में एक दरीचा हमारे पास खुला है। इसी सीपैक को मैं जोड़ता हूँ सनअतों से। पहला मरहला सीपैक का मुकम्मल हो चुका, 1 दहाई से ज़ायद हो चुकी है। अब दूसरे मरहले में दोनों ममालिक के दरमियान ये जो सनअती शोबे का ताउन है, वो एक कलीदी अहमियत रखता है। चीन की सनअती तरक्की को आप कैसे देखते हैं? और अगर हम इसको
पाकिस्तान में यही मॉडल अपनाना चाहें या चीन से सीखना चाहें सनती तरक्की के एतबार से, तो क्या ऐसे पहलू हैं जिन पर हमें अब ज़्यादा गौर करना चाहिए? जी सर साहब, सी पैक जो है ये बेल्ट एंड रोड का एक बड़ा फ्लैगशिप मंसूबा, जैसे आपने भी बात की, इसका पहला जो फेज है मुकम्मल हो चुका है, जिसमें एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, वो मुकम्मल होते हैं। अब दूसरा जो मरहला है उसमें खुसूसी तौर पे जिक्र होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का। वो तामीर किए जाएंगे, उसमें जो है वो हमें प्रोपेल होती हुई चीजें नजर आएंगी। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, जैसे ज़राअत है, सनत है, जैसे आपने बात की, उस पे काम होगा और कोलैबोरेशन होगी। चीन की अगर बात की जाए, चीन के मॉडल की बात की जाए, तो आज से तकरीबन कोई 40-45 साल पहले 80s की बात है कि चीन ने ओपनिंग अप की पॉलिसी वो तारीफ करवाई है, और उसके साथ जो है वो चीन के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमें नजर आते हैं कि चीन ने मुख्तलिफ इलाकों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए। स्पेशल का मतलब ये कि हर इलाके को मुख्तस कर देता है चीन स्पेशलाइज प्रोडक्ट के हिसाब से। शेंजन उन चंद पहले जो शहर हैं उनमें शामिल है कि जिन्होंने इस ओपनिंग अप को या फिर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उसको अपनाया। शेंजन आप जैसे जानते हैं कि मछेरों का एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, और वहां पे ये जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं वो लगाई गई। खिलौना की सनत जो है वो बड़ी इब्दाई सनतों में उसका जिक्र होता है कि वो लगाई गई, हजारों ये फैक्ट्रीज लगी। और उसके साथ मुख्तलिफ जो शहर थे इनके, जिसमें कोस्टल एरियाज मशरकी हम जानते हैं कि वो बंदरगाहें भी उनके करीब थी, वो शामिल थे। और ये जितने भी इलाके हैं इन्होंने स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाई हैं। और अब इन जितनी भी स्पेशलाइज्ड जगह हैं या जोन्स हैं या फ्री ट्रेड जोन्स की इवन हम बात करते हैं, 22 फ्री ट्रेड जोन्स चीन में काम कर रहे हैं। तो ये जितने भी इलाके हैं ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और उसका नतीजा हमने ये देखा कि यही प्रोडक्ट्स जो है वो ईस्ट में आसियान से लेकर वेस्ट में आपके अमेरिका तक, यूरोप तक, अफ्रीका तक और एशिया के जितने भी ममालिक है वहां तक पहुंचती है। आज कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जहां पे चीन की जो प्रोडक्ट है वो ना पहुंचे। अब इसमें मजे की बात यह है कि चीन बेल्ट एंड रोड के जो ममालिक जिसमें हिस्सेदार है, उनके साथ शराकतदारी में यही जो जोन्स हैं उनको रेप्लिकेट कर रहा है। अफ्रीका की हम बात करेंगे कि वहां पे एथोपिया में गालिबन एक ऐसा ही जो स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन है टेक्सटाइल के हवाले से वो काम कर रहा है, और न सिर्फ काम कर रहा है बल्कि उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो यूरोप में जो है वो सेल हो रही है। अच्छा, अब पाकिस्तान के तनाजुर में अगर बात की जाए तो सी पैक का जो दूसरा फेज है जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। 4 इकोनॉमिक जोन्स जो है वो बड़े फाइनल मरहले में हैं चारों सूबों में। अब हमारे पास जो एक डिविडेंड या फिर जो प्लस पॉइंट है वो क्या है जी, हमारे पास HR है, ह्यूमन रिसोर्स है। 65% आपकी आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल। फिर आपके पास जगह है, और फिर आपके पास जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम बार बार जिक्र करते हैं टेलीविजन प्रोग्राम्स में। आपके पास गवादर की बंदरगाह है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डीप सी पोर्ट है, और वहीं से आप चैनलाइज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, जो भी आपकी बनेगी। आप वेस्ट में चले जाएं, आप ईस्ट में चले जाएं, पूरी दुनिया आपके लिए। और फिर ये कि सी पैक के जो रूट है उससे आप सीधा पाकिस्तान के नॉर्थ से सिंकियान, और वहां से होते हुए सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से यूरोप, इवन चाइना के जितना भी जो ट्रेन के जो रूट्स हैं वो भी चाइना से होकर यूरोप तक जाते हैं। चीन की जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो वहां पर सप्लाई होती हैं। सो पाकिस्तान में अगर ये जो जोन्स हैं या सनतें हैं ये फाल हो जाती है, तो इसका लामहला नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी पूरी दुनिया खुली है। सही। अच्छा, एक और चीज़ रिज़वान साहब, चूँकि अभी आपने जो पाकिस्तान की नौजवान आबादी है, इसको मुल्क का एक कीमती सरमाया करार दिया, और यकीनी तौर पर हर मुल्क की ये कोशिश होती है कि वो अपने नौजवानों को रहनुमाई फ़राहम करे और उन्हें ऐसे मौक़े फ़राहम किए जाएँ कि वो मुल्क की जो मुआशी समाजी तरक्की है, उसमें अपना किरदार अदा करें। यहाँ मेरा आपसे सवाल यही था कि अगर हम अफ़रादी वसाइल की तरक्की की बात करें, तो उसमें ज़ाहिर है नौजवानों की एक कलीदी हैसियत है। हमारे जो नौजवान बैरून मुल्क जाते हैं, आम तौर पर ये देखा गया है कि उनमें से बहुत कम ऐसे हैं कि जो हुनरमंद होते हैं। यही वजह है कि जब वो मशरिक़ वुस्ता या फिर जब दीगर ममालिक में जाते हैं, उन्हें रोज़गार के हुसूल में मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके बरक्स चीन में जैसा कि आप यहाँ पर खुद भी क़याम पज़ीर हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पर हर जो मुतल्लिका शोबा है, उसका एक हुनरमंद बंदा जो है वो मौजूद है, और चीन को अफ़रादी वसाइल के हवाले से बैरूनी वसाइल पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि हमें अपने नौजवानों को किस अंदाज़ से रहनुमाई फ़राहम करने की ज़रूरत है? या फिर हमें अगर हुनरमंद अफ़रादी क़ुव्वत मज़ीद तैयार करनी है ताकि सही मानों में सी पैक
से फ़ायदा उठाया जा सके या फिर दीगर जो भी सी पैक की सूरत में बैरूनी सरमायाकारी आएगी, उसकी तैयारी लाज़िम है। तो ऐसे में फिर नौजवानों की रहनुमाई बिलख़ुसूस हुनरमंद अफ़रादी क़ुव्वत की क्या अहमियत है हमारे लिए? जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया शायद साहब। पाकिस्तान की हम आबादी जैसे कहते हैं कि 65% आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। बिलो 30 की हम बात करें 16 से 30 के दरमियान, और उसमें नौजवान लड़के भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं। अच्छा, अब बात ये है कि हमारे पास जो एचआर है या अफ़रादी क़ुव्वत है, वो रॉ अफ़रादी क़ुव्वत है, जिसको हमने मुस्तक़बिल के लिए उस तरह से शायद पॉलिसीज़ वज़ा नहीं की कि वो मुस्तक़बिल के लिए तैयार हो सके। जैसे आपने बात की कि जब यही अफ़रादी क़ुव्वत जो है ये बाहर जाती है, तो वो उस तरह से स्पेशलाइज़ नहीं होते, हुनरमंद या स्किल्ड नहीं होते, तो उस तरह के जो जॉब्स के या कारोबार के मौक़े हैं, वो उस तरह से उनको मिल नहीं पाते। अच्छा, अब चीन की बात की जाए, बड़ा एक खूबसूरत और बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉडल है, और फिर यही बात कि चीन की जो लीडरशिप है, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं अपनी नौजवान क़ुव्वत को तैयार करने के लिए, वो बड़ी अहम है। ये यहाँ पे क्या होता है, मिसाल के तौर पे आप स्पोर्ट्स की मिसाल ली जाए, खेलों की मिसाल ली जाए, हर एक जो बड़ा इवेंट होता है खेलों का, उसमें चीन के पास जो तमगे हैं, वो अक्सर पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे चीन जो है, वो आता है। इसका एक जिसे कहते हैं रीज़न, वो ये है कि ये पहले 1-2 साल में, 3 साल में बच्चे को उसी तरह से तैयार करना शुरू कर देते हैं। इनका बच्चा छोटा होता है, तो ये स्पेशलाइज़्ड तरीके से इसको तैयार करते हैं। अच्छा, ये बच्चा हमारा इसके लिए है, ये जो क़ुव्वत है, ये इसके लिए है। सो इन्होंने एक तो अपनी अफ़रादी क़ुव्वत 1.4 बिलियन की आबादी है, लेकिन उसको बड़े मुनज़्ज़म अंदाज़ में, किसी को ज़राअत में, किसी को इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी मुख़्तलिफ़ इनके जो लेवल्स हैं, वहाँ के लिए इन्होंने स्पेशलाइज़ किया है। अब स्पेशलाइज़ करने का इनको फ़ायदा ये हुआ कि पूरी दुनिया की जितनी भी कंपनीज़ हैं, वो अब चीन में आके सरमायाकारी करना, अपनी फैक्ट्रीज़ लगाना, अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाना ये पसंद करती हैं, क्योंकि एक तो जो बाकी इकोसिस्टम है चीन का, कारोबारी हवाले से वो तो अपनी जगह, लेकिन जो इनकी पॉलिश्ड एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो इसमें काफ़ी बेहतर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान भी इसी चीज़ को रेप्लिकेट करते हुए, खुसूसी तौर पे हम बात करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की, कि पॉलिसीज़ इस तरह से बनानी चाहिए कि अफ़रादी क़ुव्वत जिसमें ख़वातीन का हम ये समझते हैं कि हिस्सा बड़ा लाज़मी होना चाहिए। हम जहाँ भी चीन के शहरों में जाते हैं, ख़वातीन मर्दों के शाना-बशाना काम कर रही हैं, बल्कि ये कहा जाए कि ख़वातीन एक कदम आगे होती हैं, तो ये जी। बेजा नहीं होगा। सो आपने अगर तरक्की करनी है, थर्ड वर्ल्ड से अपने फर्स्ट वर्ल्ड में आना है, अपना जीडीपी बेहतर करना है, मईशत बेहतर करनी है, तो ख़वातीन को भी मुख़्तलिफ़ शोबों में, डाइवर्सिफ़ाइड शोबों में मर्दों के शाना-बशाना आना पड़ेगा। सही और आखिर में आपने चूँकि रिज़वान साहब अभी ख़ुसूसी सनतों की बात की और अगर चीन की तरक्की का आप बग़ौर मुशाहिदा करें तो जो इंसदाद ग़ुर्बत की कामयाब पॉलिसियाँ हैं, उसमें एक ये नुमायाँ पहलू ये भी रहा कि जिस इलाके की जो मुकामी सनतें हैं, उनको तरक्की दी जाए और मुकामी सतह पर लोगों को रोज़गार जो है वो फ़राहम किया जाए। इसका एक फ़ायदा तो ये हुआ कि रोज़गार के नए मौक़े मयस्सर आए और फिर दूसरा मुकामी लोगों की खपत भी यकीनी तौर पर मुमकिन हुई। तो सनतों के एतबार से बात की जाए रिज़वान अब्बासी साहब तो हम तो एक ज़रई मुल्क हैं, पाकिस्तान का एक शुमार जो है दुनिया के ज़रई ममालिक में किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद हमें अक्सर जो है खुराक के मसाइल देखने को मिलते हैं और बिलख़ुसूस अगर मैं अनाज का ज़िक्र करूँ। दूसरी जानिब चीन है, एक आबादी के लिहाज़ से दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है। 1 अरब 40 करोड़ से ज़ायद आपकी आबादी है और लेकिन जो रक़बा है आपका काबिल का ये दुनिया की 5वाँ हिस्सा है आबादी का। लेकिन जो आपका अनाज का या जो काबिल काश्त आपका रक़बा है पूरी दुनिया का, वो 9वाँ हिस्सा है। तो यहाँ पर हमें फिर क्या चीन से सीखने की ज़रूरत है पॉलिसी साज़ी में कि दुनिया अगर चीन जो है दुनिया की इतनी बड़ी आबादी के हिस्से को उसकी खुराक की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है, फूड सिक्योरिटी को यकीनी बना सकता है, तो पाकिस्तान फिर चीन के इस तजर्बे से क्या अमलन सीख सकता है? चीन के अगर मुआशी मॉडल की बात की जाए तो दोनों हवालों से आप ज़राअत की बात कर लें, आप सनअत की बात कर लें, वहाँ पे आपको एक पॉलिसीज़ का तसलसल भी और दूसरा ये कि नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ अपने आप को हम आहंग करने का जो एक पहलू है वो नज़र आता है। आपने ज़राअत की बात की है, ज़राअत में 650 मिलियन टन का जो एक अनाज का इनका लेवल है, वो पिछले 9 साल से वो पूरा हो रहा है और पिछले 19-20 साल से ये ज़रई पैदावार में मुसलसल तरक्की कर रहे हैं और इज़ाफ़ा कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है इसका
کہ چین نے اپنی زراعت کے اندر ٹیکنالوجی کو انکلوڈ کیا ہے. چین کی جتنی بھی مشینری آپ دیکھیں گے وہ نئے دور کی مشینری ہے. پھر یہ کہ چین میں R&D کا جو سیکٹر ہے زراعت کے حوالے سے وہ بڑا فعال طور پہ کام کر رہا ہے. آپ نئی ورائٹیز ان کی دیکھیں گے، اور پھر یہ کہ ہر ایک ایکڑ کی جو ییلڈ ہے وہ اس کو ہر ایک سال میں مختلف جو R&D کے پروجیکٹس ہیں وہ کر کے تو وہ 2 فولڈ 3 فولڈ کر رہے ہوتے ہیں. سو چین کا جو ایک زرعی ماڈل ہے اس میں ایک تو ٹیکنالوجی کا پہلو، اور دوسرا یہ کہ ایک بڑا خوبصورت جو ماڈل ہے وہ ہے کسان کے ساتھ انہوں نے مختلف کوآپریٹو فرمز کو جوڑ دیا ہے. کسان ہے وہ آپ کا زراعت کے اندر محنت کرتا ہے، اور پھر یہ کہ اسی زرعی جو شعبہ ہے یا اس کی اجناس ہیں اس کی مارکیٹنگ کے لیے، اس کی سیلز کے لیے، اور مختلف جتنے بھی R&D کا شعبہ ہے اس میں اس کی مدد کے لیے کوآپریٹو فرمز ہیں وہ کسان کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں. اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال گوانگ ٹاؤن کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو کہ لیچی کی پیداوار کے لیے بڑا مشہور ہے. وہاں پہ اب کسان یہ کرتے ہیں کہ وہ لیچی کی پیداوار تو ہوتی ہے لیکن جو کوآپریٹو فرمز ہیں وہ ان کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ لیچی ایک را لیچی جو ہے وہ پوری چین کو یا دنیا کو سپلائی کی جا رہی ہو. اسی لیچی سے شاید صاحب بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ 10 پروڈکٹس بناتے ہیں، وہ جوس بناتے ہیں، وہ اور کوئی پکل شکل بناتا ہے، اور وہ 10 جو برانڈس ہیں ویلیو ایڈیشن کر کے تو نہ صرف چین میں بلکہ بیرونی دنیا میں وہ سپلائی کر رہے ہیں. اب یہی جو لیچی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کی وہ ملینز آف ڈالرز کی یورپ کے میدان میں، یورپ کی منڈیوں میں بک رہی ہے. سو ایک چھوٹا سا جو گاؤں ہے اس کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، پاکستان خصوصی طور پہ ہم نے اگر اپنی GDP کو بڑھانا ہے، اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو اور کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی اور دوسرا اس کا سلوشن نہیں ہے مگر یہ کہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے. اور ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے جیسے ہم نے کہا کہ ہم ایک بنیادی طور پہ ایک زرعی ملک ہمیں ہونا چاہیے، ہے یا نہیں ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے لیکن ہونا چاہیے جی. اور زراعت میں بھی وہ جو 200 سال پرانے طریقے ہیں وہ اب شاید کام نہ کریں. آپ ٹیکنالوجی کو انکلوڈ کیجئے، چین سے مختلف جو کولیبریشن ہے وہ اب بھی جاری ہے، اس کو آپ اپنائیے. پھر یہ کہ جو کوآپریٹو فرمز ہیں اس کا کوئی ماڈل جو ہے وہ کسی بھی صورت وہ پاکستان میں آنا چاہیے. اب کسان ہے بیچارہ، وہ اس کو اس طرح سے وہ ییلڈ تو کر سکتا ہے لیکن اس کو اپنی پروڈکٹ کی ویلیو ایڈیشن کا نہیں پتا، اس کو برانڈ بنانے کا نہیں پتا. سو جو کوآپریٹو فرمز ہیں وہ یہ کر سکتی ہیں. اب چاول ہے یا پھر آم ہے جی، آم آپ کا بہت ہی مشہور ہے پوری دنیا میں، لیکن اس کے ساتھ جو مختلف پروڈکٹس ہیں یا پھر اس کو ویلیو ایڈیشن کیسے کرنی ہے، اس کے جوسز کیسے بنانے ہیں، اس کے برانڈ بنا کر پاکستان کا جو برانڈ ہے وہ پوری دنیا میں کیسے بیچنا ہے، یہ اسپیشلائز فرمز کر سکتی ہے. اور اس طرف شاید گورنمنٹ کی پالیسی کوئی آنی چاہیے جو کہ اس طرف توجہ دلائے. پھر صنعتوں کی بات ہے، صنعتیں بھی اسی طرح سے ریویمپ ہونی چاہیے. ان کے اندر بھی جو نئی ٹیکنالوجی ہے، 5G چین میں، اب 6G کی خیر بات ہو رہی ہے، پھر روبوٹکس کی بات ہو رہی ہے. ٹوٹل جو ان کا کام کرنے کا انداز ہے وہ نئے زمانے کے ساتھ جا چکا ہے. اب جو گھنٹے میں کام ہوتا تھا وہ منٹوں میں ہوتا ہے. پاکستان کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ ایگری بیس جو صنعتیں پاکستان میں لگائی جائیں ان کو کس طور جسے کہا جاتا ہے کہ ایک اسپیڈ اپ کیا جائے، اور اس پہ گورنمنٹ کی پالیسیز اور پالیسیز پر عمل درآمد خصوصی طور پہ وہ بڑا ضروری ہے. جی، آپ نے بجا فرمایا کہ جو پالیسیوں کا تسلسل ہے، عموماً پالیسیز بنائی تو دی جاتی ہیں لیکن ان پر عمل درآمد اور پھر اس کا تسلسل جو ہے وہ لازم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج چین ایک ترقی پذیر ملک کی حیثیت سے دنیا کا دوسرا بڑا معاشی جو ہے اس وقت ملک بن چکا ہے، دنیا کی معاشی طاقت کہلاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا رضوان عباسی صاحب، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں قیمتی وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے اس خصوصی پروگرام وائس آف پاکستان کا وقت اب ختم ہو چاہتا ہے. آئندہ ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. شاہد افراز خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.